अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन गेट के हवाले से। पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमारा गेट का सिलेबस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। तो जो हमारा गेट का सिलेबस है वो है जी आर्टिकल 1 to 40, जिसमें हमारे इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल पॉलिसी के आर्टिकल्स भी आ जाते हैं। उसके बाद ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो 50 to 89 है, जिसके अंदर हमारे पास मजलिस शूरा जिसे पार्लियामेंट कहते हैं और सेनेट, उसके आर्टिकल्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सिलेबस में है वो है आर्टिकल नंबर 175 to 212, जो कि हमारे जुडिकेचर के आर्टिकल्स हैं, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी फेडरल शरीयत कोर्ट ये सारी आ जाती हैं। तो हम इसकी पार्टीशन कर लेंगे 3 लेक्चर्स में या 4 में। मैं कोशिश करूंगा कि जितने कम लेक्चर्स में हमारा सिलेबस कवर अप हो जाए, क्योंकि हम इनकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम इन्हें उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे गैट के सिलेबस के हवाले से है और वो कवर अप हो जाए, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। तो जी आज हम शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। इसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे 1 to 28, जिसमें हमारे इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स आ जाएंगे और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, इसमें जो प्रीमेबल है उसमें लिखा गया है कि सॉवरेंटी अल्लाह ताला की होती है, लोगों को लॉयल रहना चाहिए स्टेट के साथ। वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कैसे करना है, या आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे तैयार करें कि आपको एमसीक्यूज में कोई इशू ना, एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाए। आपको डिटेल में आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आर्टिकल्स के सिर्फ हेडिंग्स पढ़ें, जो ऊपर नाम जो लिखे हुए हैं वो पढ़ें और उन्हें याद कर लें कि आर्टिकल फॉर एग्जांपल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 10 कौन सा है, 11 कौन सा है। और एक दफा याद करके कोशिश करें कि उन्हें आप लिख लें अलहदा सेपरेट देखे बगैर, कि 10वें नंबर पे कौन सा था, 11वें पे 12 शफल करके लिख लें, 11वें पे कौन सा था, 12वें पे कौन सा था। तो वो आपके, क्योंकि एमसीक्यूज जो आते हैं वो बेसिक ही आते हैं और बीच में से आपको एमसीक्यूज नहीं दे सकते, वो बेसिक हेडिंग्स आ जाएंगी, कि उसके अंदर बात क्या पूछी गई है वो आ जाएंगे। तो मैं इस हवाले से आपका सिलेबस कवर अप करवाने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे पास जो सबसे पहला आर्टिकल है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, वो है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। के पाकिस्तान का नाम क्या है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसकी हद बंदियां क्या है, हदूद क्या क्या है हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की। तो जैसे कि आप लोगों के ज़हन में होता है कि 4 सूबे हैं, तो 4 सूबों के साथ साथ इसमें मैं बता देता हूं केपीके, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध। इसके अलावा जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कैपिटल भी लिखा गया है। कैपिटल हमारा क्या है टेरिटरी में, इस्लामाबाद। उसके बाद एक लिखा गया फाटा। फाटा हमारे पास क्या है जी, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। अब आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होगा, अगर एमसीक्यूज में फाटा आ जाए तब भी आप लगा सकते हैं, अगर ये लिखा आ जाए तो तब भी आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं। ये हमारी हदबंदी हो गई, जो कि हमारे एमसीक्यूज इसी हवाले से आते हैं। इससे हट के कोई एमसीक्यूज आर्टिकल 1 में से हमारे पास नहीं आ सकता। उसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं अपना आर्टिकल 2, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। ये हमारा आर्टिकल 2, कि इस वतन का जो हमारा पाकिस्तान है, इस मुल्क का जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है। ये हमारे पास आर्टिकल 2 आ गया, ये एज इट इज ऐसे ही आता है। उसके बाद ये आ गया आर्टिकल 2A। जो हमारे पास आर्टिकल 2A है वो ये कहता है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन। ये हमारे पास ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारे पास है ना, वो भी इस आइन का अहम हिस्सा है। ये आर्टिकल 2A है हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं जी आर्टिकल 3 पे। जो आर्टिकल 3 पे है वो एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अब एक्सप्लॉइटेशन का मैं आपको मतलब समझा देता हूं ताकि आपके ज़हन में आर्टिकल बैठ जाए कि आर्टिकल है क्या। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये होता है कि इस्तेहसाल का खात्मा। अब ये क्या है, हर इंसान से, मैं एक एग्जांपल देता हूं, हर इंसान से उसकी औकात के मुताबिक काम लिया जाएगा। अगर कोई मजदूर है उसे हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें आप इंजीनियर वाले काम करके दें, जो इंजीनियर होगा उससे इंजीनियर वाले काम लेके देंगे। तो जिसकी जितनी बसात है, जितना वो कैलिबर का बंदा है, उससे उतना ही काम लिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी आर्टिकल 4 पे, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी इंसान का जो हक है, जो उसके हकूक हैं, उनको कानून के मुताबिक देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, के कानून के अलावा किसी का हक जब्त कर लिया जाए। तो हर इंसान के हकूक की पाबंदी की जाएगी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और कानून के मुताबिक उनके हकूक, अगर किसी को पकड़ना है तो कानून के मुताबिक, किसी का कोई भी हक वायलेट होगा ना तो वो कानून के मुताबिक होगा, उसकी वायलेशन नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ चलना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल 5 है वो है लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अपने वतन के साथ वफादार रहना है और जो आइन है उसकी पासदारी करनी है।
ये हमारे पास आर्टिकल 5 आ गया। उसके बाद है जी आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन। अब हाई ट्रीजन क्या है? हाई ट्रीजन में सिंपल ये कहा गया है कि जो भी कोई शख्स या कोई भी स्टेट एजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता है, या उसमें कोई तबादला करने की कोशिश करता है, या उसे रद्द करने की कोशिश करता है, या उसके खिलाफ जाता है, तो उसके ऊपर हाई ट्रीजन का चार्ज लग जाएगा। ये हमारे पास है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है। यहां तक हमारे इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स खत्म हो गए, हमारा एक हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का कवर अप हो गया। हम अपने सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स कहां से लेके कहां तक हैं, ये भी एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है। आपके आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक ये हमारे पास जी फंडामेंटल राइट है। ठीक हो गया। अब हम शुरू करते हैं जी अपने फंडामेंटल राइट। वो भी कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या, सिर्फ उनका भी मतलब मोटा मोटा हिस्सा कि जो बहुत जरूरी है गेट के हवाले से, जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जाए तो हमारे दो दो आर्टिकल पे एक एक लेक्चर जाएगा। सबसे पहले हम जाते हैं जी आर्टिकल 8 पे। आर्टिकल 8 हमारे पास क्या कहता है? लॉ इनकंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट टू बी वॉइड। क्या मतलब हो गया जी इसका? अगर कोई कानून इस मुल्क में बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इंसानी हकूक के खिलाफ है, बुनियादी हकूक के खिलाफ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो उसे कानून मानने नहीं जाएगा, वो सिरे से ही गलत है। ये हमारे पास आर्टिकल 8 कहता है। अब हमारे पास आर्टिकल 9 क्या है? सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। हर इंसान को तहफ्फुज किया जाएगा उसके लाइफ के हवाले से, कोई भी उसकी मतलब इंसान के जो पर्सनल लाइफ के मामलात है उसके मुताबिक उसे सिक्योरिटी तहफ्फुज फराम करना, ये स्टेट का हक है, उसे तहफ्फुज फराम किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 10 हमारे पास क्या है? सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी इंसान को बेवजह वजह बताए बगैर कोई पकड़ नहीं सकता, ना ही उसे अपनी कैद में रख सकता है। अगर कानूनी इदारे भी किसी इंसान को पकड़ना चाहेंगे तो उन्हें वो वजह देनी होगी कि किस वजह से इंसान को पकड़ा गया, कानून के मुताबिक वजह, और कितनी देर रखा जाएगा और क्यों रखा जाएगा वो उसे इल्म होना चाहिए। किसी इंसान को बेवजह बगैर कानून के नहीं पकड़ा जा सकता। उसके बाद ये हमारे पास इसका जो आगे आर्टिकल 10 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी काफी एमसीक्यूज आया है, बहुत बार पूछा गया। आर्टिकल 10 ने हमें क्या कहता है? फेयर ट्रायल। जो भी किसी का ट्रायल होगा कोर्ट के अंदर, मतलब जो उसकी प्रोसीडिंग्स होगी, उसके ऊपर कोई केस होता है तो वो ईमानदारी के साथ होगा, किसी किस्म की उसमें कोई करप्शन कुछ भी नहीं होगा, ईमानदारी के साथ सारे जो एविडेंस, दोनों पार्टीज को मौका दिया जाएगा कि आप अपने अपने सबूत लेके आए, अपने अपने पार्टीज लेके आए, अपने प्लीडर को लेके आए, उन्हें पूरा पूरा हकूक दिया जाएगा, वो प्रोसीडिंग सारी का फेयर ट्रायल होगा। उसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल 11 है वो स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। ये जो छोटे बच्चों को रखा जाता है काम के ऊपर, 14 साल से कम उम्र वालों को 14 साल तक, तो उसके बारे में ये कहते हैं कि ये हकूक नहीं है, किसी को किसी के पास हक नहीं है कि इतने कम उम्र बच्चों को रखा जाए काम पे या उनसे काम करवाया जाए, तो ये उसके खिलाफ है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 12 क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रो पर्सपेक्टिव पनिशमेंट। अब इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं कि रेट्रो पर्सपेक्टिव पनिशमेंट क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्टी ए है, उसने जी कोई जुर्म किया है 2011 में। अब 2011 में कानून और था, उस जुर्म के हवाले से सजा और थी, लेकिन उसको जो सजा मिली है सारे सबूत प्रोसीडिंग्स के बाद, उसके केस का फैसला हो रहा है अब 2024 में, तो वो कानून चेंज हो चुका है। उस सजा के लिए जो कानून 2011 में था उसके अलावा चेंज हो चुका है 2024 में और है। तो उस इंसान को जो जुर्म उसने 2011 में किया था, तो जो कानून 2011 में था उसके मुताबिक सजा दी जाएगी, ना कि उसे सजा 2024 के कानून के मुताबिक दी जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम अपने अगले आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। एक इंसान को एक ही जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं दी जाएगी। उसके बाद हमारा आर्टिकल 14 इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी। किसी के मतलब उसकी इज्जत नफ्स, उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको डिग्रेड नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 15 आ जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हर इंसान को आजादी है, वो इस मुल्क में कहीं से भी कहीं जा सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ना नस्ल की बुनियाद पर, ना रंग की बुनियाद पर, ना मजहब की बुनियाद पर। ये नहीं कि मुसलमान पूरे मुल्क में घूम सकते हैं लेकिन जो बाकी अकलियत के मेंबरान हैं या अकलियत के लोग हैं वो कहीं नहीं जा सकते। तो हर इंसान इस मुल्क में कहीं भी जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब असेंबली का क्या मतलब होता है कि 3-4 लोग 5 इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पे, लेकिन उसके लिए शर्त ये बता दी गई है कि वो किसी अमन के लिए इकट्ठे हो, ना कि किसी फसाद बनाने के लिए इकट्ठे हो, और उनके पास कोई असला हो या किसी किस्म की ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, वो बल्कि किसी पुरअमन चीज के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप कोई यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, हर इंसान को इख्तियार हासिल है जो इस
मुल्क का बाशिंदा है पाकिस्तान का, कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यूनियन बनाने की उसे आज़ादी हासिल है। उसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल 17(3) है ना, इसका बहुत दफा एमसीक्यूज आया, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हर इंसान जो इस मुल्क का बाशिंदा है वो सियासी पार्टी बना सकता है कभी भी, जब भी उसका दिल करे। उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे फुलफिल करके तो वो एक सियासी पार्टी बना सकता है। हर इंसान के पास ये इख्तियार हासिल है। उसके बाद ये हमारे पास आर्टिकल 18 आ जाता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। हर इंसान को जो इख्तियार हासिल है वो किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, तिजारत कर सकता है, कारोबार कर सकता है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? कोई भी इंसान किसी मामले के ऊपर बोल सकता है। शर्त यह है कि कोई स्पेशल कानून ना बनाया गया हो कि जिस किसी मामले के ऊपर बोलने की इजाजत ना हो, मुल्क में फसाद पैदा हो तो उसके ऊपर बोलने के लिए कानून के जरिए रोका गया हो कि आप इस पर नहीं बोल सकते। नहीं तो किसी भी मामले पे कोई भी इंसान बोल सकता है, आपको बोलने की इजाजत हमारा आइन देता है। उसके बाद ये हमारे पास जो है आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A के बारे में बहुत एमसीक्यूज पूछा गया। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में आप ये ना समझ लीजिए कि फलाने दी शादी आई तो उसमें गाढ़ नहीं गली तो उसमें दसिया नहीं तो मैं उस उत्ते जाके केस करा देना। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट टू पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो भी कोई आम अवामी काम हो, जनरल काम हो, जो कि सारी पब्लिक के लिए हो, उसके लिए उस इंसान के इंफॉर्मेशन के बारे में ये हमें आर्टिकल बताता है। उसके बाद ये हमारे पास आर्टिकल 20 है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन। हर इंसान को इख्तियार हासिल है, वो अपने मजहब के मुताबिक जो रस्म रिवाज हैं उसके मजहब के मुताबिक वो कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को आज़ादी है, वही अपनी रस्मात ईद वगैरह सब कुछ अदा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्रिश्चियंस की क्रिसमस का भी बहुत अदब किया जाता है और सारा कुछ, तो हर इंसान अपने मजहब के मुताबिक अपनी रस्मात अदा कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आर्टिकल 21, सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्स फॉर पर्पज ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। अब ये नहीं है कि मुसलमान अगर कोई अपनी रस्म रिवाज कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर कोई और अकलियत के मेंबर या लोग अपने को रस्म रिवाज करेंगे उनके ऊपर स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा, जो उनसे टैक्स लिया जाएगा कि आपने ये, ऐसा कुछ नहीं है। सबको आजादी अपने मजहब के मुताबिक वो सब चीजें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी आर्टिकल 22, सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। अब जी ये क्या है? ये है कि कोई अगर इदारा बनाता है कोई इंसान, तो कोई भी इंसान बना, ये नहीं कि इदारा बनाने के लिए जरूरी है, तलीमी इदारा बनाने के लिए जरूरी है कि आप मुसलमान हो, आपका कोई भी मजहब हो, जरूरी है कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हो, सिटीजन हो, आप इदारा बना सकते हैं। और इदारे के अंदर ये नहीं कि वो मुसलमानों के लिए है या कुछ है तो इसमें मुसलमान आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी इदारे से हैं, किसी भी मजहब से हैं, तो आप तलीमी इदारा बना सकते हैं, इसके लिए पाबंदी नहीं है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 23 है, प्रोविजन टू प्रॉपर्टी। जो हमारे जमीन के सारे मामला हैं, सिविल राइट्स, सिविल केसेस जो होते हैं, सिविल राइट्स, तो ये उसके बारे में डिस्कस करता है। आर्टिकल 24 है, प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी। हर इंसान की जायदाद को तहफ्फुज दिया जाएगा। ये नहीं कि जिसकी जमीन पर दिल करे जाके कब्जा कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हर इंसान को उसकी जमीन के लिए, उसकी जायदाद के लिए, उसकी जगह के लिए प्रोटेक्शन दी जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 25, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। किसी इंसान को रंग, नस्ल, बुनियाद, मजहब की बुनियाद पर फजीलत हासिल नहीं है, कोई किसी से ऊपर नहीं है। सब जो भी इस मुल्क के शहरी हैं उनको सबको इक्वालिटी है, सब बराबर है, किसी को किसी के ऊपर कोई भी प्रिवेल नहीं है किसी के ऊपर। ये है जी हमारे पास आर्टिकल 25। आगे आर्टिकल 25A, इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है, राइट टू एजुकेशन। अब ये राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू फ्री एजुकेशन भी आ जाता है। क्या है जी, 5 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक ये स्टेट की पाबंदी है, ये स्टेट के ऊपर फर्ज है कि वो हर बच्चे को मुफ्त तालीम दे। ऐसे ऐसे चीजें मुहैया करे कि जिसके लिए स्कूल्स हों, जो भी हों, ऐसे ऐसे इदारे हों जो कि हर बच्चे को 5 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन दे। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 26 है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अब ये नहीं है जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं या जो है, अब फर्दर मोर जो हमारे पास होती है ना हमारी वर्शिप प्लेसेस, तो उनके ऊपर हो सकता है पाबंदी हो। जैसे मस्जिद में हम किसी को ना आने दें, मतलब और मजहब वालों को, या चर्च हो क्रिश्चियंस का तो वो मुस्लिम्स को ना जाने दें, तो ये अलग चीज है, ये पब्लिक प्लेस नहीं है। पब्लिक प्लेस और चीज होती है। पब्लिक प्लेस फॉर एग्जांपल आप ले लें, आपके पास शाही किला हो गया, तो ऐसी जगहों पर हर इंसान जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, रंग, नस्ल, मजहब की कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पे हर इंसान जा सकता है, किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 27 है हमारे पास, सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या है? ये हमारे पास जो सिविल सर्विसेज होते हैं, ये जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं,
तो इसमें यह नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम भर्ती हो सकते हैं या किसी और मजहब के भर्ती हो सकते हैं, तो हर किसी को इख्तियार है भाई, जो सिटीजन है इस मुल्क का वो अप्लाई कर सकता है। जो उनका प्रोसेस होता है टेस्ट इंटरव्यू सब क्लियर करके, अगर वो क्लियर कर जाता है तो उसे नौकरी मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल 28 है वो प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अब जिसकी जो जबान है, हमारे पास पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, पश्तो केपीके में बोली जाती है, सिंधी सिंध में बोली जाती है, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है जो सब सूबों में बोली जाती है। लेकिन अब जो इंसान चाहे अपनी जबान को प्रमोट करना वो प्रमोट कर सकता है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये हमारे पास थे जी फंडामेंटल राइट्स। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आई होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज यही बनते हैं, नाम आर्टिकल उसमें क्या बताया गया, उसमें क्या कहा गया है, तो हम थोड़ा सा अपने आप को जज करने के लिए कि हमें कितनी समझ आई है कितनी नहीं, तो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सारे एमसीक्यूज ये इसमें से आप देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं जी अपने एमसीक्यूज वाली साइड पे। सबसे पहला एमसीक्यूज जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइजेज। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा कि बलूचिस्तान, केपीके, सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज या फाटा। तो ये हमारे पास टेरिटरीज आ गई। इसका एमसीक्यूज काफी दफा आया हुआ है। उसके बाद ये हम अगला एमसीक्यूज बनेगा विच आर्टिकल डील विद द स्टेट रिलीजन। आर्टिकल 2 हमारे साथ स्टेट रिलीजन के लिए डील करता है। उसके बाद ये अगला आ जाएगा विच आर्टिकल डील विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो आर्टिकल 2 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके बाद विच आर्टिकल डील विद राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। आर्टिकल 2 है। उसके बाद जी विच आर्टिकल डील विद हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 6। उसके बाद आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिस्क्राइब एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू बी अवॉइड। वो गलत कानून होगा जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। उसके बाद नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेफ इन अकॉर्डेंस विद लॉ एज प्रोवाइडेड इन। ये हमारे पास किस आर्टिकल में? आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये हमारे पास है आर्टिकल डैश टू डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया, काफी दफे एमसीक्यूज है, तकरीबन हर बार पूछ लेते हैं। तो ये आर्टिकल 8 टू 28। उसके बाद एनी राइट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, बुनियादी हकूक। Safeguard as to arrest and detention is provided in dash of the constitution। आर्टिकल 10 में safeguard as to arrest and detention बताया गया। उसके बाद आर्टिकल 10A of the constitution deal with right to fair trial के बारे में। उसके बाद right to fair trial is dash right of every citizen of Pakistan, fundamental right है। उसके बाद slavery, forced labor are prohibited in article dash of the constitution of 1973, article 11। उसके बाद आर्टिकल 12 of the constitution 1973 provided protection against retrospective punishment। Article 13 of the Constitution protected from double punishment. No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence is provided in Article of the Constitution 1973. Article 14. Article 15 of the Constitution of 1973 provide freedom of movement. Freedom of assembly is provided in Article of the Constitution of 1973. ये हमने 16 में पढ़ा था। Freedom of dash is provided in Article 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अब ये एमसीक्यू ऐसे भी बन सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि इस चीज के बारे में फ्रीडम, आर्टिकल 17 में वो पूछ रहा है कि कौन सी चीज के बारे में फ्रीडम दी गई, तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील विद फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद ये हमारे पास आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 प्रोवाइडेड सेफगार्ड अगेंस्ट टेक्स्ट एंड पर्पस एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो आर्टिकल हमारे पास 21 इस चीज के लिए डील करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 24A। उसके बाद राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो ये आप जो मैं सब आर्टिकल्स भी थे जो इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने साथ कवर अप करवा दिए। आर्टिकल 19A। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन आर इक्वल बिलो लॉ। आर्टिकल 25 हमारे पास था। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिनके एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आर्टिकल्स के हवाले से जो मैंने डिस्कस किए। बाकी उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि आप लोग कैसे तैयार करें। और फंडामेंटल राइट्स में से अमूमन आपके 10 नंबर का हमारे पास इसमें से सिलेबस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में से 10 एमसीक्यूज होते हैं और फंडामेंटल राइट में से 3 से 4 एमसीक्यूज वो जरूर बना देते हैं। फंडामेंटल राइट अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, अगर आपको ये याद होंगे तो आपके 3 से 4 नंबर पक्के हैं। बाकी खुश रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिर अमान अल्लाह।